बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। होश में आते ही ज़रियाब को यूं महसूस हुआ जैसे वो किसी गहरे कुएं की तह में पड़ी हो। उसके चारों तरफ कब्र के जैसी गहरी तारीकी थी। उसे दम घुटता हुआ सा महसूस हुआ और दिमाग में धमाके से हो रहे थे। उसने अपनी जगह से हरकत करने की कोशिश की तो ये सनसनीखेज इंकशाफ हुआ कि उसके दोनों हाथ पीछे बंधे हुए थे, मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था और पैर भी टहनों के करीब से बंधे हुए थे। वो आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगी, लेकिन तारीकी में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो बेबसी से पड़ी रही। उसके नीचे खुरदरी जमीन थी और उसे छोटे छोटे कंकड़ जिस्म में चुभते हुए महसूस हो रहे थे। वो दाएं पहलू पर पड़ी हुई थी। वो बड़ी मुश्किल से लूट मारकर बाएं पहलू पर हो गई। गहरी तारीकी और सन्नाटे में वक्त गुजरने का कोई अंदाजा नहीं हो रहा था। उसे तो ये भी अंदाजा नहीं था कि वो कब से यहाँ बंदी पड़ी थी। वो तो बस ये जानती थी कि जब से होश में आई थी एक एक लम्हा सदियों पर भारी महसूस हो रहा था। वो उन दोनों आदमियों के बारे में सोचने लगी जिन्होंने उसे सोते में मसहरी पर दबोचा था। वो दोनों लंबे तरंगे थे। उस वक्त अगरचे कमरे में लैंप रोशन था, लेकिन आंखें खुलने के बाद उसे इतनी मोहलत नहीं मिली थी कि वो उनमें से किसी की शक्ल देख सकती। अगर उसे कनपट्टी पर गोसा या थप्पड़ मारकर बेहोश ना किया जाता तो शायद उनमें से किसी एक की या दोनों की शक्लें देख लेती। लेकिन अब वो सोच रही थी कि वो दोनों कौन थे और उसे हवेली के इस कमरे से क्यों उठाया गया था। वो गुबांग या हाम्स के आदमी तो हरगिज नहीं हो सकते थे। उन लोगों को इसे इस तरह अगवा करने की क्या जरूरत थी? वो तो पहले ही इनके कब्जे में थी। लेकिन वो कौन थे और उसे इस तरह अगवा क्यों किया गया था? और फिर ये कौन सी जगह थी? हवेली ही का कोई अंदरूनी हिस्सा था या कोई और जगह थी? वो लोग उसे यहाँ बांधकर खुद कहाँ गायब हो गए थे? अचानक ज़रियाब के जहन में एक और ख्याल उभरा। ऐसी हवेलियों में साजिशों के ताने बाने तो हमेशा ही से बुने जाते हैं। हवेली के कमरे में उससे अगवा भी किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं था। हवेली में खाम्स और गुबांग के अलावा और कोई आदमी नहीं था। निमरान को वो देख चुकी थी, जिसे बुढ़ापे और बीमारी ने बेहद कमजोर कर दिया था। वो खुद कैद में था। बाहर की दुनिया से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। उसे अगवा करने वाले निमरान के आदमी नहीं हो सकते थे। अलबत्ता ये मुमकिन था कि गुबांग ने बाहर से अपने आदमी को बुलवाकर उसके अगवा का ड्रामा रचाया हो सकता है उसकी गुमशुदगी के बारे में मालूम करने के लिए किसी ने गुबांग से राब्ता किया हो और गुबांग ने उसे इस तरह वहां से गायब करवा दिया हो। लेकिन इस तरह अगवा करवाने का क्या मकसद हो सकता था? उसे तो किसी भी वक्त बड़े इत्मीनान से कत्ल करके रास्ते से हटाया जा सकता था। उसकी लाश हवेली की किसी भी तारीक सुरंग में फेंक दी जाती। इस तरह उसका सुराग लगाना भी मुमकिन न होता। लेकिन वो लोग उसे इस तारीक कब्र में डालकर कहाँ चले गए थे? दफतन एक और ख्याल वो काम उठी। उसने लेफ्ट विंग के एक कमरे में कुर्सी पर एक इंसानी ढांचा बंधा हुआ देखा था। वो भी कभी जीता जागता इंसान था जिसे कुर्सी से बांध दिया गया था और इसी तरह कुर्सी पर बंधे हुए वो मौत का लुकमा बन गया था। कितनी अजियतनाक मौत होगी वो, ये सोचकर ही ज़रियाब काम उठी थी। अचानक से वो चौंक गई। वो कुत्तों के भौंकने की आवाजें थी जो कहीं बहुत दूर से आती हुई महसूस हो रही थी। ज़रियाब का चेहरा दुआ हो गया। इन दो कुत्तों की खौफनाक शक्लें उसके जहन में उभर आई जिन्हें उस रोज उसने हाम्स के साथ देखा था। वो नहीं जानती थी कि वो उस हवेली ही के किसी हिस्से में थी या कहीं और, लेकिन उन कुत्तों के भौंकने की आवाजों ने उसे हिला के रख दिया। कुत्तों के भौंकने की आवाजें मादूम हो गई। उसे थोड़ी ही देर बाद कदमों की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी। उन आवाजों से साफ लग रहा था कि कोई इस तरफ आ रहा था। कदमों की आवाजें नुमायां होती जा रही थी। आवाजें जैसे जैसे करीब आती जा रही थी, ज़रियाब के दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी और बिलाहिर कदमों की वो आवाजें उसके करीब रुक गई। ज़रियाब आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी, लेकिन तारीकी में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन वो शख्स जिस तरह तारीकी में चलता हुआ वहां आकर रुका था, उससे अंदाजा होता था कि वो तारीकी में भी देख सकता था। वो अंधेरे में उससे टकरा भी सकता था, लेकिन वो इस तरह उसके करीब आकर रुका था जैसे उसे देख रहा हो।
दफतन जरियाब को यूं लगा जैसे उसकी आंखों के सामने सूरज तलू हुआ हो। बड़ी तेज रोशनी थी जिसने उसकी आंखों में चकाचौंध सी पैदा कर दी थी। रोशनी बराह रास्त उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने आंखें बंद की, रोशनी उसके चेहरे से जरा सी सिड़क गई। जरियाब ने आंखें खोल दी। देर तक तारीकी में रहने से रोशनी से मानूस होने में भी उसे खासी वक्त लगा था। वो अपने सामने खड़े हुए शख्स की तरफ देख रही थी। वो खासी दराज कामत था और उसकी तरफ देखने के लिए जरियाब को गर्दन हासी मोड़नी पड़ी थी। उस शख्स के हाथ में टार्च थी जिसकी रोशनी एक बार फिर बराह रास्त जरियाब के चेहरे पर पड़ने लगी, जिससे उसकी आंखें चंदिया सी गई। वो शख्स उसके सामने बैठ गया। उसके दूसरे हाथ में चाकू देखकर जरियाब की आंखों में खौफ गहरा हो गया। चाकू टॉर्च की रोशनी में चमक रहा था। जरियाब उस शख्स के चेहरे की तरफ देखने लगी। रोशनी के पसे मंजर में उस शख्स का चेहरा बड़ा पुरअसरार लग रहा था। मैं तुम्हारे मुंह में ठसा हुआ कपड़ा निकाल रहा हूँ, शोर मचाने की कोशिश मत करना, उस शख्स ने जरियाब के चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। जरियाब खौफजदा सी निगाहों से उसकी तरफ देखती रही। उस शख्स ने चाकू वाला हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ाया। जरियाब की वहशत बढ़ गई। वो अपने चेहरे के ऐन सामने चाकू को देख रही थी। उस शख्स ने जरियाब के मुंह से कपड़ा निकाला। जरियाब के मुंह से इस कदर तवील और गहरा सांस निकला जैसे गुब्बारे में बड़ी हुई हवा निकल गई हो। कौन हो तुम? उसने अंदरूनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा। उसके लहजे में खौफ नुमाया था। दोस्त, उस शख्स ने मध्यम लहजे में जवाब दिया। डरने की जरूरत नहीं दोस्त। जरियाब ने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। क्या ये तरीका मजबूरी थी? उस शख्स ने बात काट दी। अगर हम इस तरीके पर अमल न करते तो तुम्हें वहां से कभी निकाल नहीं सकते थे। मगर तुम हो कौन और मुझे वहां से इस तरह क्यों निकाला गया? ये कौन सी जगह है? जरियाब ने पूछा। मेरा नाम रस्मिक है, उस शख्स ने कहा। तुम वहां खतरे में इसलिए तुम्हें वहां से निकाल लिया गया। उस कोशिश में मेरा साथी मारा जा चुका है। उसे होनहार कुत्तों ने उधेड़ के रख दिया। ऐसी भयानक मौत मैंने पहले कभी ना देखी। एक जिंदा इंसान को दो होनहार कुत्ते जिस तरह चीर फाड़ रहे थे, तुम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। लेकिन तुम कौन हो? तुम्हारा उस हवेली से क्या ताल्लुक है? जरियाब ने पूछा। मैंने अपना नाम बता दिया है, दूसरे सवालों का जवाब बाद में दूंगा, रस्मक ने कहते हुए टॉर्च की रोशनी उसके पैरों पर डाली और चाकू की नोक उसके पैरों पर लिपटी हुई रस्सियों में फंसाकर जोरदार झटका दिया। रस्सियां कट गई। रस्मक उठकर जरियाब की पुष्ट पर पहुंच गया और कलाइयों की रस्सियां भी काट दी। फिर उसे बाजू से पकड़कर उठाया। जरियाब कभी कलाइयां सहलाने लगती और कभी टहने। रस्सों की बंदिश की वजह से कलाइयों और टहनों पर जलन सी हो रही थी। तुम्हें जो तकलीफ उठाना पड़ी उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, रस्मक ने कहा। हमारा मंसूबा ये था कि तुम्हें खामोशी से वहाँ से निकाल लाएंगे, लेकिन उस बदरू की औलाद हामस को पता चल गया। हाम्स और गोपांग ने हमें रोकने की कोशिश की। उसने हम पर कुत्ते भी छोड़ दिए। मेरा साथी उन्हें धोखा देने के लिए दूसरी तरफ भाग निकला और मैं तुम्हें यहाँ ले आया। मुझे मालूम था कि मेरा साथी खतरे में है, उसे मेरी मदद की जरूरत थी। मैंने तुम्हें यहाँ डालकर हाथ पैर बांध दिए और मुंह में अपना रुमाल ठोस दिया। ये सब इसलिए किया था कि होश में आने के बाद तुम चीखना चिल्लाना शुरू ना कर दो या यहाँ से कहीं जाने की कोशिश ना करो। इन भूल भुलैयों में अगर कोई फंस जाए तो वो बाहर नहीं निकल सकता। ये कौन सी जगह है? हवेली का कोई तहखाना है? जरियाब ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। हाँ, रस्मक ने इस बात में सर हिलाया। तुम्हें यहाँ छोड़ने के बाद मैं दोबारा बाहर चला गया था। हांस और उसके होनहार कुत्ते मेरे साथी की तलाश में थे। मैं एक इमारत की बुर्जी पर चढ़ गया। मेरा साथी भी दौड़ता हुआ उसी तरफ आ रहा था। हांस और कुत्ते भी उसके ताक़ुब में थे। हांस बारी भर कम होने के बावजूद कुत्तों से ज्यादा तेजी से दौड़ रहा था। उसने कई गज दूर से मेरे साथी पर छलांग लगा दी। वो नीचे गिरा। उसने संभल कर हांस को जोरदार किक लगा दी और खुद उस तरफ छलांग लगाना ही चाहता था कि उन होनहार कुत्तों ने उसे दबोच लिया। हाम्स चंद कदम के फासले पर खड़ा चीख चीख कर कुत्तों से कुछ कह रहा था और कुत्ते लिपक लिपक कर मेरे साथी पर हमला कर रहे थे। मेरे साथी की भयानक चीखों से फिजा गूंज रही थी। वो लहू लुहान हो गया। कुत्ते बदस्तूर उस पर हमला कर रहे थे। मेरा साथी जमीन पर गिर गया। कुत्ते नोकीले पंजों और होनहार दांतों से उसे उधेड़ने लगे। मैं दूर बुर्जी पर खड़ा बेबसी से ये सब कुछ देखता रहा और अपने साथी की कोई मदद नहीं कर सका। ऐसी भयानक और अजियतनाक मौत मैंने कभी ना देखी। अगर वो कुत्ते ना होते तो मैं भी हाम से
भर जाता। फिर दफातन मैंने हाम्स को चौंकते हुए देखा। उसने शायद अपने आसपास मेरी मौजूदगी महसूस कर ली थी। वो बड़ा ही अजीब और पुरइसरार आदमी है। उसमें वाकई कोई बदरूह हलूल कर चुकी है। वो चारों तरफ देख सकता है और फिर उस इमारत की तरफ आने लगा जिसकी बुर्जी पर मैं मौजूद था। वो चिल्ला चिल्लाकर कुत्तू से भी कुछ कह रहा था, लेकिन कुत्ते अपने शिकार के बहये उधेड़ने में मसरूफ थे। कम से कम वो उस वक्त हाम्स का कोई हुक्म मानने को तैयार न थे। मैं फौरन ही बुर्जी से उतरकर उस इमारत के पिछली तरफ चला गया और खुफिया रास्ते से यहाँ आ गया। हाम्स अभी मुझे इस तरफ तलाश करता भी रहा होगा। हो सकता है कुछ देर के बाद हवेली के बाहर भी हमारी तलाश शुरू हो जाए, इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन कहाँ? ज़रियाब ने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। महफूज जगह पर, रस्मक ने जवाब दिया। अगर इस वक्त हम यहाँ से ना निकल सके तो उन्हें तारीख सुरंगों में फंसकर रह जाएंगे। तुम कौन हो? ज़रियाब ने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। ये सवाल जवाब का वक्त नहीं है, बस ये समझ लो कि मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ। अब जल्दी से चल पड़ो, हमारा एक एक लम्हा कीमती है। रस्मक ने कहते हुए उसका हाथ पकड़कर उठाया। रमज़त की गिरफ्त अगरचे दोस्ताना थी, लेकिन ज़रियाब के पूरे जिस्म में सनसनी की एक लहर सी दौड़ गई। रस्मक ने अपने आप को उसका दोस्त और हमदर्द कहा था, लेकिन वो सोच रही थी कि आसमान से घिरा खजूर में अटका वाली बात ना हो। ऐसा ना हो कि वो इस पुरइसरार हवेली से निकलकर किसी और मुसीबत में फंस जाए। रस्मक टॉर्च लिए हुए आगे आगे चल रहा था और ज़रियाब उससे 2 कदम पीछे थी। वो एक तवील सुरंग थी जो मुसलसल ढलान की तरफ चली गई। सुरंग इतनी कुशादा थी कि उसमें 3 आदमी पहलू पा पहलू आसानी से चल सकते थे। छत ज्यादा ऊंची नहीं थी, कहीं कहीं झुककर चलना पड़ रहा था। उस सुरंग में 2-3 मोड़ भी आए थे। ये सुरंग शैतान की आंत की तरह तवील होती जा रही थी। ज़रियाब उस रात भी कुंदन के साथ ज़ेरे ज़मीन सुरंगों में घूमती रही थी, लेकिन उस रोज भी और आज भी उसने एक बात खास तौर पे महसूस की थी कि उन सुरंगों में घुटन का एहसास बिल्कुल नहीं था। उन्हें कुछ इस तरह तामीर किया गया था कि हवा का एहसास रहता था। एक मोड़ घूमते ही ताज़ा हवा का झोंका ज़रियाब के चेहरे से टकराया, लेकिन चंद कस मजीद आगे चलने के बाद सुरंग न सिर्फ तंग हो गई थी बल्कि उसकी छत नीची हो गई थी। वो दोनों बहुत झुककर चल रहे थे और बिलाखिर ये सुरंग खत्म हो गई। वो खुली जगह पर निकल आए। ये देखकर ज़रियाब को जरा भी हैरत न हुई थी कि उसके चारों तरफ कांटेदार कद आदम झाड़ियां फैली हुई थी। हशरातुल अर्ज की आवाजें और हवा से हिलती हुई झाड़ियों की सरसराहट अजीब पुरइसरार तासुर सा पैदा कर रही थी। वो जिस जगह से बाहर निकले थे उसे देखकर यूं लगता था जैसे ये किसी जानवर के रहने का ठिकाना हो। बाज़ जानवर रहने के लिए जमीन खोदकर छोटी सी सुरंग बना लेते हैं। ये सुरंग बिल्कुल वैसे ही थी। उस तंग से दहाने के साथ ही बाईं तरफ एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था। रस्मक ने टॉर्च ज़रियाब के हवाले की और पत्थर को दोनों हाथों से धकेलने लगा। उसे ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई थी। पत्थर अपनी जगह से सुरककर सुरंग के सरहाने पर इस तरह फिट हो गया जैसे सदियों से उसी जगह पड़ा हो। रस्मक ने ज़रियाब के हाथ से टॉर्च लेकर बुझा दी। एकदम तारीकी छा गई। ज़रियाब की आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा गया। कुछ देर के बाद उसकी आंखें तारीकी में देखने की काबिल हुई तो वो गर्दन घुमाकर इधर उधर देखने लगी। दरअसल ये वो समा था जब रात की तारीकी दिन के उजाले को जगह देने के लिए रुखसत होने की तैयारी कर रही थी। चारों तरफ कद आदम कांटेदार झाड़ियां और गुंजान दरख्त थे। रस्मक ने ज़रियाब को इशारा किया और उन झाड़ियों में से एक तरफ चलने लगा। ज़रियाब उसके पीछे पीछे चलने लगी। कांटेदार झाड़ियों में उसके कपड़े उलझ रहे थे। वो तकरीबन 50 गज आगे निकले होंगे कि फिजा में कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी। ज़रियाब बदहासी होकर लड़खड़ा गई। वो दाईं तरफ झाड़ियों में गिरी और जब उसने संभल कर आगे बढ़ना चाहा तो उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। मारे खौफ की उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। उसे यूं लगा था जैसे किसी ने पीछे से उसकी कमीज पकड़ ली हो। रस्मक चंद कदम आगे निकल चुका था। वो ज़रियाब की चीख सुनकर तेजी से मुड़ा। खौफनाक चाकू अचानक ही उसके हाथ में आ गया। वो एक ही छलांग में ज़रियाब के करीब पहुंच गया। ज़रियाब सहमी हुई सी खड़ी थी। रस्मक को सूरत-ए-हाल समझने में देर न लगी। वो ज़रियाब के पिछली तरफ पहुंच गया और एक झाड़ी में फंसा हुआ उसकी कमीज का दामन छुड़ा दिया। ज़रियाब के मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। मेरा ख्याल है गोपांग हवेली के बाहर इस जंगल में हमें तलाश कर रहा है। उसके साथ गालिबन कोई शिकारी कुत्ता भी है। हमें जल्द से जल्द इस इलाके से दूर निकलना चाहिए, रस्मक ने कहा।
وہ دونوں ایک بار پھر جھاڑیوں میں چلنے لگے۔ زریاب کے لیے چلنا دشوار ہو رہا تھا کہ کپڑے بار بار جھاڑیوں میں الجھ رہے تھے۔ کتے کے بھونکنے کی آواز ایک بار پھر سنائی دینے لگی۔ اس مرتبہ یہ آواز قدرے قریب سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اور بھی تیزی سے چلنے لگے۔ اندھیرا رخصت ہو رہا تھا، ملگجا سا اجالا نمودار ہونے لگا۔ جھاڑیاں اب چھدری ہو گئی تھی، لیکن درخت ہاتھ سے گنجان تھے۔ تاریکی چھٹ جانے سے اب راستہ دیکھنے میں آسانی ہو گئی تھی۔ کتے کے بھونکنے کی آواز اب بار بار سنائی دے رہی تھی۔ رسمک نے دائیں ہاتھ میں چاقو پکڑ رکھا تھا اور وہ بار بار مڑ کر کبھی پیچھے اور کبھی ادھر ادھر دیکھنے لگتا۔ انہوں نے اپنی پوزیشن بدل لی تھی۔ اب زریاب آگے اور رسمک پیچھے چل رہا تھا۔ کتے کے بھونکنے کی آواز اس مرتبہ بہت قریب سے سنائی دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی کسی آدمی کی آواز بھی سنائی دی تھی۔ وہ غالباً بہت دور تھا اور وہ کتے کا نام لے کر پکار رہا تھا، تم اس طرف نکل جاؤ۔ رسمک نے رک کر ایک طرف اشارہ کیا۔ یہاں سے قریباً نصف میل دور ایک نگی ہے، تم پلیا کے دوسری طرف میرا انتظار کرنا، میں انہیں روکنے کی کوشش کرتا ہوں۔ زریاب کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ وہ بزدل نہیں تھی، لیکن پے در پہ پیش آنے والے پر اسرار واقعات اور عجیب و غریب حالات نے اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف بٹھا دیا تھا۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ رسمک کون ہے اور اسے حویلی سے نکال کر کہاں لے جا رہا ہے۔ وہ حویلی سے نہیں نکلنا چاہتی تھی۔ خصوصاً اس رات جاگیردار نمران سے ملاقات کے بعد اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ کسی بھی صورت میں حویلی سے نہیں جائے گی۔ اسے نہ صرف اپنی کتاب کے لیے دستاویزات کی ضرورت تھی، بلکہ وہ نمران کے خلاف جاگیر کے مینیجر رکھیل شاہ کی سازش اور حویلی کے سربستہ راز بھی معلوم کرنا چاہتی تھی۔ سب سے بڑا راز تو یہ تھا کہ اس کے باپ کے پرانے کاغذات سے برآمد ہونے والی تصویروں اور خود اس کے باپ کا اس حویلی سے کیا تعلق تھا۔ وہ اور بھی بہت کچھ معلوم کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے ہر حالت میں حویلی میں رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لیکن رسمت ہمدرد بن کر اسے حویلی سے نکال لایا تھا، کیونکہ رسمت کے کہنے کے مطابق اسے حویلی میں خطرہ تھا۔ جاؤ، دیر مت کرو۔ رسمت نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر آہستہ سے آگے دھکیلا۔ رسمت کے ہاتھ کے لمس سے زریاب کے جسم میں ایک بار پھر سنسنی کی لہر سی پھیل گئی۔ وہ چند لمحے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر مڑ کر تیزی سے ایک طرف دوڑنے لگی۔ اسے کتے کے بھونکنے کی آواز اب قریب آتی محسوس ہو رہی تھی۔ رسمک چند لمحے وہی کڑاؤ سے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر وہ بھی ایک طرف دوڑنے لگا۔ وہ جان بوجھ کر اس طرح دوڑ رہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ آواز پیدا ہو۔ تقریباً 200 گز کا فاصلہ طے کر کے وہ رک گیا۔ اس جگہ جھاڑیاں بہت چھوٹی تھی۔ وہ درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ دفتن وہ چونک گیا۔ جھاڑیوں میں کسی جانور کے دوڑنے کی آواز سنائی دے رہی تھی اور پھر وہ آواز رک گئی۔ رسمک درخت کی آڑ سے نکل آیا، اس کے ساتھ ہی اس کے ہونٹوں پر بہت خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس سے تقریباً 10 گز کے فاصلے پر وہ کتا کھڑا تھا، بالکل دبلا پتلا، مگر قامت میں کس قدر لمبا۔ اس کی رنگت بھوری تھی اور کہیں کہیں سفید بھی نظر آ رہا تھا۔ وہ شکاری کتا تھا۔ کتے کے حلق سے خوفناک کراہٹیں نکل رہی تھی۔ اس کے اگلے پیر کسی قدر آگے کو نکلے ہوئے تھے۔ وہ اپنے شکار پر حملہ کرنے کے لیے پر تول رہا تھا۔ وہ اپنے پنجوں کو آہستہ آہستہ حرکت دے رہا تھا، غالباً حملے کے لیے پوزیشن درست کر رہا تھا۔ رسمک کے ہونٹوں کی مسکراہٹ بدتریج کرہتگی میں بدلتی چلی گئی اور پھر اس کے چہرے پر اس درندے سے زیادہ کرہتگی آ گئی جو اس کے سامنے کھڑا تھا۔ رسمک کے دائیں ہاتھ میں چاقو تھا۔ اس نے چاقو پھینکا اور دونوں ہاتھ آگے نکال لیے۔ انہیں دیکھ کر کہا جا سکتا تھا کہ وہ دونوں درندے ایک دوسرے پر حملہ آور ہونے کو تیار تھے۔ کتے نے گراتے ہوئے اچانک ہی اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی۔ چھلانگ لگانے سے پہلے وہ اس طرح جھکا تھا کہ پیٹ زمین سے جا لگا اور پھر وہ کسی طاقتور سپرنگ کی طرح اچھلا تھا۔ رسمک بھی تیار کھڑا تھا۔ کتے کو چھلانگ لگاتے دیکھ کر وہ کس قدر نیچے جھک گیا۔ اس کے ہاتھ بدسور سامنے کو نکلے ہوئے تھے۔ کتا ہوا میں اڑتا جیسے ہی اس کے اوپر پہنچا، رسمک نے بڑی پھرتی سے ایک طرف جھکتے ہوئے دونوں ہاتھ اس کے گلے میں ڈال دیے۔ شکاری کتا منشکیک سے نکلے ہوئے وزنی گولے کی طرح پوری قوت سے اس پر آیا تھا۔ اس کے بوت سے رسمک لڑکھڑا کر پشت کے بل گرا۔ کتا بھی درخت سے جا ٹکرایا۔ رسمک نے بڑی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گلا بازی کھائی اور اس طرح کتے کا گلا دبوچ لیا کہ اس کے پنجے سے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ شکاری کتا پوری طرح مچل رہا تھا۔ رسمک نے پوری قوت سے اس کا گلا دبوچ رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ درندگی تھی۔ اس کی گرفت سخت سے سختر ہوتی جا رہی تھی۔ کتا اپنے جسم کو پوری طرح پٹر رہا تھا، لیکن اس کی مزاحمت بدتریز کمزور پڑتی چلی گئی۔
और बिलाहिर वो बेहिसो हरकत हो गया, मगर रस्मक ने उसकी गर्दन नहीं छोड़ी। उसने 2-3 जोरदार झटके दिए, कड़क की हल्की सी आवाज उभरी, कुत्ते की गर्दन की हड्डी टूट गई। रस्मक ने 2 और झटके दिए और कुत्ते को छोड़कर अलग हो गया। उठते हुए उसके कदम लड़खड़ाए, लेकिन फौरन ही संभल गया और ट्रक के तने से टेक लगाकर खड़ा हो गया और लंबे लंबे सांस लेने लगा। उसका जिस्म पसीने में तर हो गया। उस होनहार दरिंदे से मुकाबला करने का फैसला करके उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। कुत्ते का एक पंजा या दांत भी उसके जिस्म पर कहीं लग जाता तो खुद उसका बचना मुश्किल हो जाता। अपनी हालत पर काबू पाने के बाद उसने चाकू उठाया, कुछ देर तक इधर उधर देखा और किसी किस्म की आवाज सुनने की कोशिश करता रहा। फिर तेजी से उस तरफ चलने लगा जिस तरफ ज़रियाब गई थी। ज़रियाब तकरीबन दौड़ती हुई जा रही थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और लिबास झाड़ियों में उलझ रहा था। एक मर्तबा वो लड़खड़ाई तो अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी और झाड़ियों में गिर गई। उठने की कोशिश में उसकी बाहों पर कुछ खराशी आई। दाएं कंधे के करीब से कमीज कांटों में उलझ गई। उसने पहले अपने हाथ से कमीज को छुड़ाने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सकी तो एक जोरदार झटका दिया। कमीज फट गई, लेकिन कांटों से निजात मिल गई। उसका कंधा बरहना हो गया था। फिजा का मलगजापन अब सफेदे में तब्दील हो रहा था। ज़रियाब को उस रात का तजुर्बा याद था जब वो कमाल के साथ स्टेशन से हवेली की तरफ आ रही थी। अगरचे उस वक्त दिन तलू हो रहा था, लेकिन उस पर खौफ तारी था। जंगली दरिंदों का खौफ और गोपांग का खौफ जो उसकी तलाश में कुत्तू को लेकर उसी जंगल में घूम रहा था। बड़ी देर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अलबत्ता कभी कभी गोपांग की आवाज सुनाई दे जाती, जो गालिबन अपने कुत्ते को आवाजें दे रहा था। ज़रियाब दौड़ते दौड़ते बुरी तरह थक गई। उसका सांस फूल गया था और टांगें कांपने लगी थी। उसने इधर उधर देखा और दरख्त से टेक लगाकर खड़ी हो गई। जंगल काफी गुंजान था। दरख्तों के ऊपर की शाखें अगरचे हवा से झूम रही थी, लेकिन नीचे हवा बहुत कम थी, जिससे घुटन का एहसास हो रहा था। दफतन दाएं तरफ झाड़ियों में तेज सरसराहट की आवाज सुनकर वो चौंक गई और झाड़ियों की तरफ देखने लगी। झाड़ियों में सरसराहट की आवाज ऐसी थी जैसे कोई जानवर घात लगाए दबे कदमों आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हो। ज़रियाब के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो वहशतज़दा नजरों से झाड़ियों की तरफ देखने लगी। दफतन एक जगह झाड़ियां तेजी से हिली और एक जानवर लिपकता हुआ नजर आया। ज़रियाब के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। वो सफेद रंग का एक खरगोश था जो झाड़ियों से निकलकर उसके सामने भागता हुआ दूसरी तरफ निकल गया। उसके पीछे ही एक लोमड़ी भी झाड़ियों से निकलकर भागी थी। ज़रियाब का दिल बड़ी शिद्दत से धड़क रहा था। उसने हाथ सीने पर रखा हुआ था। उसके दिल की धड़कन अभी पूरी तरह काबू में नहीं आई थी कि गोपांग की आवाज सुनकर वो एक बार फिर उछल पड़ी। वो अब भी अपने कुत्ते का नाम लेकर पुकार रहा था। आवाज ज्यादा दूर की भी नहीं थी। लगता था जैसे वो 100-150 गज के फासले पर हो। ज़रियाब एक बार फिर भाग खड़ी हुई। रमज़क ने कहा था कि वो नदी की पुलिया के दूसरी तरफ उसका इंतजार करे, लेकिन वो अभी तक नदी पर नहीं पहुंची थी। वो खौफजदा हिरनी की तरह दौड़ती हुई रही और बिलाहे नदी पर पहुंच गई। नदी तकरीबन 6 फुट चौड़ी थी। उसके दोनों किनारों पर सरकने से मिलती जुलती तवील कामत झाड़ियां थी। ज़रियाब अजीब सी नजरों से इधर उधर देख रही थी। पुलिया कहीं भी नजर नहीं आ रही थी और नदी भी इतनी चौड़ी थी कि वो छलांग लगाकर पार नहीं कर सकती थी। अपने उकब में झाड़ियों में दौड़ते हुए कदमों की आवाज ज्यादा दूर की नहीं थी। वो यकीनन गोपांग था जो अब ज्यादा दूर नहीं रह गया था। ज़रियाब का दिल हसार सीधा पत्ते की तरह कांप रहा था। वो जानती थी कि अगर झाड़ियों में कहीं भी छुपी तो उसे तलाश कर लिया जाएगा। वो छुपने के लिए चारों तरफ देख रही थी। अचानक उसके जहन में एक और ख्याल उभरा। उसने सर कड़े नमा पौधे की एक शाख तोड़ी। उस शाख की मोटाई हाथ की उंगली के बराबर थी। उसने बड़ी फुर्ती से एक पूरी पोर अलग कर ली। तकरीबन 2 बालिश लंबी ये पोर अंदर से खोखली थी। शाख सूखी हुई थी और उसके तोड़ने से चटक चढ़क की आवाजें उभरी थी। उसने मुड़कर देखा और झाड़ियों में घुसकर नदी में उतर गई। वो किनारे से ज्यादा आगे नहीं बढ़ी थी। झाड़ियां पानी पर झुकी हुई थी और पानी उसके सीने तक था। वो पानी में खड़ी झाड़ियों से बाहर देखती रही। उसका ख्याल दुरुस्त निकला। वो गोपांग ही था जो अब दौड़ता हुआ सामने आ गया था। वो नदी के किनारे से तकरीबन 10 गज के फासले पर रुक गया। भाग दौड़ से उसका चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो रहा था। कमीज पसीने में तर थी। चेहरे और गर्दन पर भी पसीने की धारें बह रही थी। वो कुछ देर तक वहां खड़ा इधर उधर देखता रहा, फिर आगे बढ़ने लगा।
ज़रियाब ने खोखली शाह का एक सिरा मुंह में डाला, दूसरे हाथ से नाक दबा ली और बड़ी आहिस्ती से पानी में इस तरह बैठ गई कि खोखली शाह का दूसरा सिरा पानी से बाहर था। वो उसी नलकी के जरिए सांस ले रही थी। गोपांग नदी के किनारे पर झाड़ियों के करीब आकर खड़ा हो गया और इधर उधर देखने लगा। उसकी नजरें ऊपर थी। नदी के पानी की तरफ देखने की उसने जरूरत नहीं समझी। ज़रियाब ने चुटकी से अपनी नाक दबा रखी थी, दूसरे हाथ से नलकी को संभाल रखा था। उसे अगरचे नलकी के जरिए सांस लेने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी, लेकिन वो जानती थी कि इस तरह ज्यादा देर तक पानी में नहीं रह सकती थी। 2 मिनट गुजर गए, फिर दौड़ते हुए कदमों की मध्यम सी आवाजें उसकी समाज से टकराई। चंद सेकंड के बाद उसने बड़ी आहिस्ती से सर पानी से बाहर निकाला और नलकी मुंह से निकालकर लंबे लंबे सांस लेने लगी। उसके साथ ही उसने किनारे की झाड़ियों में से झांक कर देखा, उसे गोपांग नजर न आया। अलबत्ता दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी, जो लम्हा दूर होती जा रही थी। ज़रियाब चंद मिनट और पानी में बैठी रही, फिर अचानक उसे दाएं टांग पर सिरसराहट सी महसूस हुई। उसे यूं लगा जैसे कोई चीज उसकी टांग से लिपट रही हो। सांप! इस ख्याल के आते ही उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। वो बड़ी बदहासी में किनारे की झाड़ियां पकड़कर नदी से बाहर आ गई। नदी से बाहर निकलते हुए उसका पैर फिसला और वो ऊंधे मुंह किनारे पर गिरी। वो चीज अब भी उसकी टांग से लिपटी हुई थी। उसने गर्दन घुमाकर खौफजदा नजरों से टांग की तरफ देखा। उसके साथ ही उसके मुंह से गहरा सांस निकल गया। बैलनुमा झाड़ी उसकी टांग से लिपटी हुई थी। ज़रियाब को अपने आप पर बड़ा गुस्सा आया। वो इतनी बुज़दिल हो गई थी कि बात बात पर डरने लगी थी। उसने बैलनुमा वो झाड़ी टांग से हटाकर एक तरफ फेंकी और कुछ देर तक किनारे की घास पर लेटी लंबे लंबे सांस लेती रही और फिर उठकर खड़ी हो गई। उसके कपड़े जिस्म से चिपके हुए थे और पानी निचड़ रहा था। वो कुछ देर तक वहां खड़ी उस तरफ देखती रही जिस तरफ गोपांग गया था। दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। ज़ेरेलब नदी की खाड़ियों के साथ बाएं तरफ चलने लगी। रस्मक ने किसी पुलिया के बारे में कहा था और उसे अंदाजा नहीं था कि पुलिया किस तरफ हो सकती है। वो यूं ही एक तरफ चल रही थी। तकरीबन 50 गज फासला तय करने के बाद उसकी आंखों में चमक सी उभर आई। वो पुलिया पर पहुंच गई थी। पुलिया क्या थी? 2 कटे हुए दरख्त के तने एक दूसरे के साथ मिलाकर नदी पर डाल दिए गए थे। उस पुलिया पर से सिर्फ पैदल ही आमदोरफ्त हो सकती थी। जाहिर है यहाँ किसी सवारी का तो सवाल पैदा नहीं होता था, जिसके लिए बाकायदा पुलिया बनाई जाती। सूरज तुलू हो चुका था। दरख्तों की चोटियों पर धूप चमक रही थी। दरख्त इस कदर गुंजान थे कि बहुत कम धूप पत्तों और शाहों से छनकर जमीन तक पहुंच रही थी। पुलिया पार करने के बाद ज़रियाब कुछ आगे जाकर एक दरख्त के नीचे बैठ गई। ये ऐसी जगह थी कि वो खुद तो पुलिया से गुजरने वाले किसी भी शख्स को बआसानी देख सकती थी, लेकिन उसे कोई देख नहीं सकता था। ज़रियाब बुरी तरह से थक गई थी। रात के पिछले पहर उसे सोते में उठाया गया था और इस वक्त से अब तक मुसलसल भाग दौड़ रही थी। एक अनजाने से खौफ ने उसे मुसलसल गिरफ्त में ले रखा था। हालात ने अचानक ही हैरत अंगेज पलटा खाया। पहले वो हवेली की कैद में थी। जागीरदार निमरान से उसकी मुलाकात हो चुकी थी, अगरचे कई दिन से वो दोबारा सामने नहीं आया था, लेकिन ज़रियाब को ये उम्मीद तो थी कि उससे फिर मुलाकात होगी। हो सकता है वो ज्यादा बीमार हो गया हो या उसका ये राज खुल गया हो कि वो किसी खुफिया रास्ते से ज़रियाब से मिलने गया था और उसे हवेली के किसी और हिस्से में मुंतकिल कर दिया गया हो। लेकिन इस दौरान ये दोनों पुरइसरार आदमी बीच में टपक पड़े और इसे उठाकर ले आए। इसी कोशिश में दोनों में से कुत्तू का शिकार हो गया। दूसरा आदमी रस्मक इसे किसी खुफिया रास्ते से हवेली से निकाल लाया। ज़रियाब के जहन में हाम्स का ख्याल उभर आया। वो तो पागल हो रहा होगा। हाम्स ने उसकी तलाश में हवेली का कोना कोना छान मारा होगा और अब भी उसे हवेली में तलाश करता फिर रहा होगा। गोपांग बहुत जल्द हवेली से बाहर आ गया। उसे यकीन हो गया होगा कि ज़रियाब हवेली से बाहर निकलने की कोशिश करेगी और उसे जंगल में तलाश करता फिर रहा था और उसके बहुत से करीब से गुजर गया। रस्मक उसे नदी की तरफ जाने का मशवरा देकर कहीं गायब हो गया। दफतन ज़रियाब के जहन में एक और ख्याल उभरा। उसके साथ ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। अगर रस्मक भी कुत्ते का शिकार हो गया हो या ज़रियाब उसके बताए हुए रास्ते की बजाय किसी और तरफ निकल आई हो तो वो पुलिया दूसरी तरफ भी हो सकती थी। बहरहाल सवाल ये था कि अगर रस्मक उसे नहीं मिला तो क्या होगा।
वो इस जंगल में कहाँ जाएगी, उसे तो वापसी का रास्ता भी मालूम नहीं था। अगर किसी तरह वो झाड़ियों में उसी खुफिया रास्ते से अंदर गई भी तो हवेली के नीचे सुरंगों का जाल बिछा हुआ था। वो सुरंगों की इन भूल भुलैयों में भटक कर रह जाएगी और एरिया रगड़ रगड़ कर खत्म हो जाएगी और किसी को इसका पता नहीं चलेगा। गोपांग और हाम्स भी चैन से बैठने वाले नहीं थे। ज़रियाब उनकी खौफनाक राज से वाकिफ हो चुकी थी। उसे पता चल गया था कि इन लोगों ने जागीरदार इमरान को कैदी बना रखा था। ज़रियाब ये रास लेकर हवेली से निकल गई थी। वो मीली दूर तक जंगल छान मारेंगे और उसे जिंदा बचकर नहीं जाने देंगे। उन्हें ये तो मालूम नहीं था कि ज़रियाब को हवेली से जबरदस्ती निकाला गया। वो तो यही समझ रहे होंगे कि हवेली के बाहर ज़रियाब के हमायती मौजूद थे, जिन्हें खुफिया रास्तों का भी इल्म था, और ज़रियाब उनके साथ भाग निकलती थी। सूरत-ए-हाल निहायत खौफनाक थी। उसे जल्द से जल्द यहाँ से ज्यादा दूर निकल जाना चाहिए था, लेकिन वो कहाँ जाए? उसे जंगल में किसी रास्ते का इल्म नहीं था। वो जंगल में भटककर दोबारा गोपांग या हाम्स के हाथ लग सकती थी। उसे वहां बैठे हुए 1 घंटा गुजर गया। उसके कपड़ों से अभी तक पानी नीचे रहा था। वो सोच रही थी कि अगर मजीद 5-10 मिनट तक रमज़क नहीं आया तो वो उठकर चल देगी। उस हवेली में आने के दूसरे ही दिन उसने छटपट से वो चट्टानें देखी थी, जिनके बारे में गोपांग ने बताया था कि हवेली से दरवेशपुर तक सड़क बनाने के लिए इस चट्टान को तोड़ा जा रहा है। उन चट्टानों पर मजदूर काम करते थे और जाहिर है वहाँ मजदूरों की कोई छोटी सी बस्ती भी होगी। अगर वो उन चट्टानों तक पहुंच जाए तो उसे यकीनन मदद मिल सकती थी, लेकिन वो तो ये भी नहीं जानती थी कि वो चट्टानें किस तरफ थी। हो सकता है आवाज एक बार फिर सुनाई दे। इस मरतबा आवाज बहुत करीब से सुनाई दे रही थी। उसके थोड़ी ही देर बाद किसी के चीखने की आवाज सुनाई थी। उसने गालिबन कुत्ते का नाम लेकर कुछ कहा था। ये हाम्स है। ज़रियाब हकला कर रह गई। यहाँ रुक जाओ, रस्मक ने कहा और बड़ी फुर्ती से जेब से चाकू निकाला। वो बड़े फुर्तीले अंदाज में इधर उधर देख रहा था। ज़रियाब एक दरख्त के तने से टेक लगाकर अपने बेरब तनफ्फुस पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। तकरीबन 5 मिनट गुजर गए और फिर वो सामने आ गए। हाम्स घोड़े पर सवार था और उसके साथ साथ कुत्ता दौड़ रहा था। ये उन्हीं खूनहार कुत्तों में से एक था जो ज़रियाब ने इस रोज हवेली में देखे थे। हाम्स ने भी रस्मक को देख लिया था। उसने चीखकर कुत्ते से कुछ कहा। कुत्ता कई फुट लंबी छलांग लगाता हुआ रस्मक की तरफ दौड़ने लगा। रस्मक ने चाकू एक महसूस अंदाज में पकड़ लिया था। उसकी नजरें कुत्ते पर मरकूज थी। कुत्ता तकरीबन 10 गज दूर ही था कि रस्मक का हाथ हरकत में आ गया। चाकू उसके हाथ से निकलकर बिजली के कोंदे की तरह कुत्ते की तरफ लिपका और फिर दूसरे ही लम्हे कुत्ते के हलक से खौफनाक कराहट निकली और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। चाकू दस्ते तक उसके हलक में बेबस था। हाम्स करीब पहुंच गया था। उसने घोड़े पर से रस्मक पर छलांग लगाई। रस्मक ने उसे हाथों पर रोका और सर से ऊपर उठाकर एक तरफ पटक दिया। ज़रियाब की आंखें हैरत से फैल गई। रस्मक ने किस कदर आसानी से हाम्स जैसे द्योजात को उठाकर दूर फेंक दिया। हाम्स द्यो कामत होने के बावजूद हैरत अंगेज तौर पर फुर्तीला साबित हुआ था। उसने उठने में 1 सेकंड से ज्यादा न लगाया। वो संभलते ही रस्मक पर छिपटा। उसकी लात रस्मक की परसों पर लगी। वो लड़खड़ाकर कई कदम पीछे हट गया। हाम्स फिर उसकी तरफ लिपका। ज़रियाब अच्छी तरह से जानती थी कि अगर रस्मक शिरक खा गया तो खुद उसका बचना भी मुश्किल नहीं था। लिहाजा उसने भी हाम्स के खिलाफ कार्रवाई में हिस्सा लेने का फैसला किया। वो मार्शल आर्ट की माहिर थी। मौजूदा सूरत-ए-हाल ने उसे कुछ करने पर मजबूर कर दिया। वक्त का तकाजा भी यही था कि वो कुछ कर दिखाए। वो दरख्तों की आड़ से निकल आई। उसने हाम्स को मुतवज्जे किया। उसके लहजे में लर्जिश थी और दिल की धड़कन भी तेज थी। हाम्स उसकी तरफ मुड़ा। उसने ज़रियाब को पहले नहीं देखा। उसकी आंखों में उलझन सी तैर गई। ज़रियाब ने इस मौके से पूरा फायदा उठाया और पूरी कुव्वत से उछलकर हाम्स को फ्लाइंग किक लगाई। उसका एक पैर हाम्स के सर पर और दूसरा गर्दन पर लगा था और बिलबिलाता हुआ नीचे गिरा। इस दौरान रमज़क को भी संभलने का मौका मिला और फिर उन दोनों ने हाम्स को छाप लिया। हाम्स बड़ा सख्त जान साबित हुआ। उसे ढेर करने में 10 मिनट लगे। मर गया? ज़रियाब ने हांफते हुए सवालिया निगाहों से रस्मक की तरफ देखा। नहीं, इस किस्म के लोग आसानी से नहीं मरा करते। रस्मक ने जवाब दिया और मुर्दा कुत्ते के गले में बेबस चाकू निकालकर हाम्स के कपड़ों से साफ करने लगा। हाम्स बेहोश था और कुत्ते की लाश के करीब पड़ा था। रस्मक ने चाकू बंद करके जेब में रखा और कुछ दूर घास चरते हुए घोड़े को पकड़ लाया। वो दोनों घोड़े पर सवार हो गए। रस्मक पीछे ज़रियाब के बैठ गई।
तकरीबन 2 घंटे के सफर के बाद वो जंगल से निकल आए। आगे बंजर जमीन थी और फिर खेतों का सिलसिला शुरू हो गया। वो एक छोटी सी बस्ती से कतराते हुए निकल गए और मजीद 1 घंटे के सफर के बाद एक बहुत बड़े खंडर के करीब पहुंच गए। ये खंडर एक टीले पर था। किसी जमाने में ये कोई बहुत बड़ी शानदार इमारत रही होगी। रस्मक ने तकरीबन 200 गज दूर ही टाहली के एक दरख्त के नीचे घोड़ा रोक लिया। दरख्त के साए में एक औरत बैठी हुई थी। सफेद दुबाडे में लिपटी हुई उस औरत का चेहरा सफेद चादर में छिपा हुआ था। ज़रियाब घोड़े से उतर आई। दरख्त के नीचे बैठी हुई औरत उठकर खड़ी हो गई। उसने चादर चेहरे से हटाई। ज़रियाब उसका चेहरा देखकर उछल पड़ी। वो कुंदन थी जो मुस्कुराती हुई नजरों से उसकी तरफ देख रही थी।